गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो इसके पहले वीडियो में हमने आपको कविता 6 तूफानों की ओर की चारों चार पंक्तियाँ विस्तार से समझाई थी, बराबर। फिर भी एक बार देख लीजिए। इस पंक्ति में आपको क्या कहा है कि यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। है ना। तो ये दो पंक्तियों में हमने आपको क्या सिखाया था, क्या समझाया था? हाँ, कि भाई यह समुद्र और तूफान ने आज अपनी सीमा बता दी गई है, ये कि वो कभी रुकता ही नहीं है, तो इसका सामना शायद कोई ही कर सकता है। लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। इसलिए कवि नाविक से कहते हैं कि हे नाविक, तुम अपनी पतवार को लेकर आगे बढ़ो और सागर को भी बता दो कि मनुष्य यानी कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने कभी हार नहीं मानेगा, है ना। और मनुष्य ने कभी अपनी हार मानी ही नहीं है, बराबर। फिर इस पंक्ति में क्या समझाया था? हाँ, कि समुद्र के पास यदि अपनी लहरों की शक्ति है तो नाविक के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है। वह कभी थकना जानता ही नहीं है। जब तक उसकी सांसें चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुंदर पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो, बराबर। तो ये दो पंक्तियों में आपको हमने इस प्रकार समझाया था। और कवि अंत में कहते हैं कि हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। ओके, तो कविता को आपको समझ में आ गई होगी, अपने आपकी कॉपी में लिखी होगी। अब हम आते हैं शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ भी हमने आपको बता दिए हैं, तो ये शब्दार्थ भी आपने आपकी कॉपी में लिख लिए होंगे। ओके, तो अब आइए हम अभ्यास के प्रश्नों की ओर चढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अभ्यास का पहला प्रश्न है, शुद्ध उच्चारण कीजिए। इसका सिर्फ उच्चारण करना है और इसको आपको आपकी कॉपी में सिर्फ लिखना है, बराबर। तो कैसे उच्चारण करोगे? तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अंधड़, मिट्टी और स्पंदन, बराबर। फिर कविता का गान आपको करना है जो आपने किया होगा, ठीक है। चलो फिर आते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो कवि क्या कहते हैं कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? हाँ, तो तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती हैं। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। इट्स क्लियर? समझ में आया कि तूफान जो है वो कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए और सामना करना ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली हर कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत सिखा देती है। तो हमें भी इस प्रकार हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा इससे मिलती है। ओके।
अब हम प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात की गई है? तो सागर भी यह पहचाने, इसमें कवि ने हमें क्या प्रेरणा दी है? किस बात की प्रेरणा दी है कि सागर क्या पहचानना चाहता है? तो सागर भी तो यह पहचाने, इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कठिनाई यह नहीं है जिसका सामना मनुष्य नहीं कर पाता। सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात की गई है? तो इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात की गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। बराबर। फिर समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से इस समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना है और शांति धीरज से समस्या का उपाय क्या करना है? खोजना है। बराबर। फिर आखिर चौथा प्रश्न है, इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? तो इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। क्या कहा है? कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। इट्स क्लियर? ओके। चलो, तो हम अब आते हैं, पेज नंबर हमारा है, देखिए 34 था ये, अब हम 35 पर आते हैं। यहाँ पर आपको क्या कहा है? कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें इस कविता को पढ़ना है, आपकी कॉपी में इसे लिखना है। बराबर। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती है, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। बराबर। अब आपको इसके नीचे उसके प्रश्न दिए हैं, इसके उत्तर आपको बताने हैं कि जैसे ये कविता हमने पढ़ी। अब हमको यहाँ पर विकल्प दिए हैं, जैसे किताबों में कौन चहचहाता है? तोता, मोर या चिड़िया? तो कौन चहचहाता है? चिड़िया। बराबर। फिर किताबें किसके किस्से सुनाती है ना? तो किताबें हमें किसके किस्से सुनाती है? हाँ, तो किताबें हमें परियों के किस्से सुनाती है। उसके बाद है किताबों में किसके लहलहाने की बात की है? किताबों में किसके लहलहाने की बात की है? हाँ, तो खेतियाँ, झरने या बाग? तो लहलहाने, कौन लहलहाते हैं? तो के खेतियाँ। बराबर।
फिर है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। परिया, किस्सा, संसार, भरमार। बराबर। तो परिया स्वर्ग में रहती है। बराबर। माँ ने मुझे डरावने किस्से सुनाए। यह संसार बहुत बड़ा है। फिर मेरे घर में खिलौनों की भरमार है। बराबर। आप आपके मन से भी वाक्य इस बना सकते हो। ओके, चलो फिर आपको दिए हैं प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इस कविता के आधार पर ही आपको ये प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। बराबर। किताबों में क्या क्या है? हाँ, तो किताबों में चिड़ियों की चहचहाट है, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार। तो किताबों में क्या क्या है? चिड़ियों की चहचहाहट, फिर खेतों का लहलहाना, फिर झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से सुनाना, रॉकेट का राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार। ओके, फिर हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? तो किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन कराती है, इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। ओके, फिर किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? हाँ, तो किताबों में हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का भी हमें किताबों में से ही ज्ञान मिलता है। धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी हमें पुस्तकों में से ही मिलता है। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबें ज्ञान का भरमार है। बराबर है? समझ में आया? किताबों में ज्ञान का भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि किताबों में से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, धर्म और अध्यात्म का ज्ञान मिलता है। बराबर। फिर पुस्तकों में से हमें विविध विषयों का भी ज्ञान मिलता है ना। किताबों में ज्ञान की भरमार है, इसलिए ऐसा कवि ने कहा है। फिर इस काव्य का उचित शीर्षक क्या होगा? यस, तो उचित शीर्षक होगा किताबें। बराबर। चलो फिर हम आते हैं पेज नंबर हमारा है, देखिए यहाँ आपको ये चित्र दिया है। प्रश्न नंबर 5, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाइए। बराबर। तो ये आपको हम इसके बाद वाले वीडियो में इस शब्दों के आधार पर कहानी सुनाएंगे। ओके, समझ में आया? आपको आपकी कॉपी में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, टेक केयर।